सारे प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आज बड़ी खबर यह है कि देश भर में कोरोना के मामले लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड के बारे में अगर अपने दर्शकों को बताएं तो यहां पर भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2915 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई है। राजभवन तक कोरोना पहुंच गया है। वहां 33 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 1361 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा नैनीताल में 424, हरिद्वार में 389, पिथौरागढ़ में 70, पौड़ी में 131, बागेश्वर में 34, अल्मोड़ा में 85, उधम सिंह नगर में 217, चंपावत में 119, टिहरी में 63, उत्तरकाशी में 1 और रुद्रप्रयाग में 9 लोग संक्रमित मिले हैं। अब राज्य में कुल 8018 केसेस एक्टिव हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है, अब तो राजभवन भी पहुंच गया है, वहां के कर्मचारी भी संक्रमित। बिल्कुल मनो, हालात कह सकते हैं कि धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। सबसे जो एक राहत की बात है कि क्रिटिकल केसेस की संख्या बहुत कम है। जिस तरीके से सेकेंड वेव में क्रिटिकल केस बहुत ज्यादा आए थे, आप भी जानती हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, आईसीयू बेड नहीं मिल रहे थे, मेडिसिन की भी कहीं, वैसे तो प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन जो रिकमेंड की गई थी उनका भी अभाव दिख रहा था। इस तरीके के हालात अभी तो नहीं बने क्योंकि हॉस्पिटल एडमिट होने वालों की संख्या बेहद कम है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मुझे याद है कि जब सेकेंड वेव पीक पर थी तब इस तरीके के लगभग 3000 के केस आ रहे थे और वही फिगर कल भी आया है, यानी कि 2900 से ज्यादा केस सामने आए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि राजभवन में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। 33 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले जोशीमठ में भी जो औली रोपवे है उसका जब कर्मचारियों का वहां पर टेस्ट करवाया गया तो वहां पर भी 29 कर्मचारी पॉजिटिव आए थे। और इस तरीके से कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल जब कोविड टेस्ट करवा रहा है या वहां पर एक भी व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ये लगातार बढ़ रही है, ये चिंता की बात भी है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे और हर स्टेट के बारे में फीडबैक लेंगे। उत्तराखंड को लेकर ज्यादा चिंता मनो इसलिए है कि यहाँ पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी तक पर्यटकों के लिए बहुत सख्त रूल नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी राज्य सरकारों की मंशा है कि जो आर्थिक चक्र है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। सुरक्षा जो मानक है वो भी अपनाए जाए और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर वैसे ही चलती रहे। लेकिन दोनों के तालमेल के चलते कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोग लापरवाह भी हो गए। हमारे आज जब 4 बजे वर्चुअली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे, क्या नई पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं? क्योंकि एक तरीके से कोरोना का विस्फोट हर रोज देखने को मिल रहा है, बेकाबू हो चुका है कोरोना। बिल्कुल, देखिए यही हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं। वैसे तो राज्य सरकार ने 16 तारीख तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे हैं। जिम, जो स्विमिंग पूल हैं वो पूरे तरीके से बंद है। मॉल या कहीं भी रेस्टोरेंट में 50% कैपेसिटी के साथ उसे खोला गया है। रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन से लेकर, बॉर्डर से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर हर जगह सैंपलिंग हो रही है। और एयरपोर्ट में तो बगैर RT-PCR नेगेटिव या डबल डोज के सर्टिफिकेट के बिना किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सख्ती सब है, लेकिन जो आपसे मैं बात कर रही थी कि पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड में है और कहीं ना कहीं पर्यटकों की वजह से नंबर ज्यादा हो रहा है। अगर ऋषिकेश की ही बात करें तो एक दिन पहले वहां पर 84 पर्यटक पॉजिटिव आए थे रैंडम सैंपलिंग में। तो आप सोचिए कि इस तरीके के हालात हैं और 16 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। राज्य सरकार कभी भी पुनर्विचार कर सकती है। आज प्रधानमंत्री के क्या निर्देश होंगे उसको भी राज्य सरकार देखेगी और हो सकता है कि 1-2 दिन में कुछ नई गाइडलाइन हमारे सामने आ जाए।
मनु, ज्योत्सना, 16 जनवरी तक तो हालांकि स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन जिस तरह की स्थिति भी बनी हुई है, आपको लग रहा है कि फैसला एक्सटेंड भी हो सकता है? दूसरा, पर्यटकों की जो आप बात कर रही हैं, भले ही उन पर पाबंदी ना लगाया जाए, लेकिन कोई नए नियम पर्यटकों के लिए हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ नई गाइडलाइन कुछ सख्ती के साथ सामने आ सकती है। हो सकता है कि मार्केट को लेकर भी कुछ इस तरीके की गाइडलाइन आ जाए कि मार्केट 1 बाय 1 खुलेंगे, यानी कि सारे मार्केट एक दिन ना खुले, इस तरीके की भी व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर व्यापार संगठन ने एक चीज सरकार के सामने कही है कि आप जानती हैं कि 14 जनवरी के बाद फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है, शादियों का सीजन है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ना हो उसको भी सरकार देख रही है। लेकिन ये बात तय है कि कुछ सख्ती आने वाले 1-2 दिनों में उत्तराखंड में साफ तौर पर नजर आएगी। आज प्रधानमंत्री की बैठक का इंतजार भी राज्य सरकार कर रही है और उसके बाद कुछ नई गाइडलाइन सामने आ सकती है। बिल्कुल ज्योत्सना, हमारे साथ बने रहिए। नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक महत्वपूर्ण होने जा रही है कोरोना को लेकर, उस पर सभी की है कि क्या नई पाबंदियां अब पूरे देश में लागू हो सकती हैं, उत्तराखंड में लागू होंगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात चुनाव की कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं शाम को सीएम धामी कोविड को लेकर प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअली शामिल भी होंगे। एक बार फिर हम एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना का रुख करते हैं, जो लगातार बड़ी खबरों पर हमें अपडेट दे रही हैं। ज्योत्सना, बीजेपी के अंदर लगातार मंथन चल रहा है, खासतौर पर प्रचार प्रसार को लेकर और उम्मीदवारों के चयन को लेकर। आज जो मुख्यमंत्री की बैठक है, कितने बजे है और किन लोगों के साथ होनी है, मुख्य एजेंडा क्या होगा? मनु, देखिए, लगातार कम से कम 4 दिनों से बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून आए थे, उन्होंने 2 दिनों तक लगातार सभी लोगों के साथ बैठक की है। उसके बाद बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी 2 दिनों से देहरादून में है और वो हर स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। जहां वो जिला स्तर के पदाधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं, वहीं वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार फीडबैक ले रहे हैं। बीजेपी में इस समय जो मंथन चल रहा है, वो सबसे बड़ा मंथन चल रहा है दावेदारों को लेकर के, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपने पैनल को अंतिम रूप दे करके और केंद्रीय हाईकमान को नहीं भेजा है, क्योंकि केंद्रीय हाईकमान ही टिकट फाइनल करेगा जब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। आप जानती हैं कि यूपी में टिकटों को लेकर के सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने बैठना शुरू कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड के बारे में भी चर्चा नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर ये सब काम चल रहा है और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने हर किसी से फीडबैक लिया है, यानी कि आम कार्यकर्ता से फीडबैक लिया है, मंडल स्तर के पदाधिकारी से फीडबैक लिया है, तो उसी मंथन में लगी हुई है। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मनु, आप जानती हैं कि आज के दिन 70 में से 60 सीटें एक किस्म से बीजेपी के पास है और 60 सीटों में टिकट को फाइनल करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ज्योत्सना, लेकिन बीजेपी हमेशा उस फॉर्मूले पे चलती रही है कि सिटिंग एमएलए की टिकट ज्यादा से ज्यादा करते हैं। क्या ये फॉर्मूला इस बार भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मनु, यही सबसे बड़ी ऊहापोह की स्थिति बीजेपी के सामने है कि अगर वो सिटिंग विधायक का टिकट काटती है, क्योंकि इसके सर्वे में कई सिटिंग विधायक बहुत पुअर परफॉर्मेंस के साथ नजर आए हैं, और अगर उनका टिकट कटता है तो वो संभावित बगावत के खतरे को भी देख रही है। तो जिस तरीके की यूपी में एक भागम भाग शुरू हो गई है, उसको भी बीजेपी मॉनिटर कर रही है। और अगर सिटिंग विधायक का टिकट कटता है तो उसकी जगह वो नाम कौन सा होगा जिसके साथ सब खड़े हो जाएंगे, इन सब विकल्पों पर आजकल लगातार पिछले ज्योत्सना, हम कांग्रेस के अभी आगे खबर पे जिक्र करेंगे कि आखिरकार उनकी तैयारी क्या है, लेकिन चूंकि यूपी का जिस तरह से आपने जिक्र कर दिया, जाहिर तौर पर वहां पर भगदड़ है, इस्तीफे की झड़ी लगी है पिछले 2 दिनों से, तो यहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है? कितने नॉन परफॉर्मर लिस्ट में है जिनके टिकट कटना लगभग पक्का बताया जा रहा है? ज्योत्सना, बिल्कुल, देखिए, कम से कम 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काटने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में उनकी पुअर परफॉर्मेंस आई है। और आप जानती हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसको सबसे बड़ा खतरा होता है एंटी इनकम्बेंसी का। तो उसी चीज को डाइल्यूट करने के लिए बीजेपी ने भी प्लान बनाया है कि वो उन विधायकों के टिकट काट दे, और उन विधायकों को भनक दी है, वो कहीं ना कहीं एक किस्म से अपनी बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रख भी रहे हैं। और जो आपने यूपी का जिक्र किया है, बिल्कुल उसका सबसे ज्यादा उत्तराखंड में इस समय चिंता है और हर स्तर पर बातचीत हो रही है। आप जानती हैं कि बार बार हरक सिंह रावत रूट के
मनाते हुए उनको काफी समय हो गया है। कांग्रेस के संपर्क में होने की बात लगातार उनकी हुई है, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। तो इस तरीके के कुछ और नाम भी हैं जो तो बगावती सुर उठते हुए बीजेपी के अंदर आने वाले समय में भगदड़ यहां पर भी हो सकती है, जिस तरह से ज्योत्सना संकेत दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर बढ़िया आपसे अपडेट्स लेंगे। तो बीजेपी के अंदर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट कट सकते हैं। उधर आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक होगी। बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। कमेटी आज पैनल फाइनल कर केंद्रीय कमेटी को भेज सकती है। सूत्रों के मुताबिक 12 से ज्यादा सीटें पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। खबर है कि अब की बार पिथौरागढ़ की डीडी हाट सीट से हरीश रावत दांव खेल सकते हैं। और फिर ज्योत्सना का एक बार फिर हम रुख कर रहे हैं। एसोसिएट एडिटर हमारी हैं ज्योत्सना। कांग्रेस कम से कम ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से तीसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जल्दी नामों पर मोहर लगा देगी। बीजेपी से आगे निकल गई इस तैयारी में ज्योत्सना? बिल्कुल, कम से कम टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, यानी कि स्टेट लेवल का जो राज्य स्तर का काम है वो कंप्लीट हो गया है। और मनु, पहली और दूसरी जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी उसमें जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 45 नामों का पैनल एकदम तैयार हो गया है। 45 सीटों में या तो सिंगल नाम है या फिर 2 या 3 नाम है, यानी कि 45 सीटें ऐसी हैं जिसमें दोनों तीनों पक्षों की यानी हर ग्रुप की सहमति हो गई है। बाकी सीटों के लिए आज मंथन होना है और कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि आज लगभग सभी सीटों पर मंथन करके कांग्रेस अपना फाइनल पैनल अपने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को रेफर कर देगी। हालांकि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड किस दिन बैठेगा उसी दिन टिकटों का ऐलान भी होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद पार्टियां अपने लिस्ट जारी करनी शुरू कर देंगी। जी मनु, आप जानते हैं 14 जनवरी के बाद लिस्ट जारी हो सकती है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ज्योत्सना, हरीश रावत को लेकर जो चर्चा है डीडी हाट, क्या माना जाए फाइनल वहीं से? और अगर डीडी हाट तो फिर डीडी हाट ही क्यों? देखिए मनु, उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो हरीश रावत से जब हमने ये सवाल किया था कि आप कहां से लड़ेंगे, पिछली सीट से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा अनुभव 2 सीटों का बहुत अच्छा नहीं। उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मुझे कभी कौन धोखा दे दे इस बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। 2017 में वो हरिद्वार ग्रामीण और उधम सिंह नगर की किच्छा सीट से लड़े थे और दोनों जगह से हार गए थे। दोनों तरह की सीटें थी। लेकिन इस बार जो अभी तक की जानकारी आ रही है कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कि एक तो हरीश रावत अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। हरीश रावत को ये डर है कि वो जहां से भी अगर ऐलान करेंगे कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके विरोधी या पार्टी के अंदर है या अदर पार्टीज में है, वो उनको कमजोर करने के लिए या हराने के लिए तुल जाएंगे। ऐसे में वो बहुत सेफ सीट चुनना चाहते हैं। सेफ सीट में उनके पास 2 ऑप्शन है, धारचूला और डीडी हाट। ये पिथौरागढ़ की सीट है। धारचूला में हरीश धामी जो उनके राइट हैंड माने जाते हैं वो वहां से हमेशा लड़ते रहे और उपचुनाव भी हरीश रावत ने धारचूला से लड़ा था जो वो जीते थे। डीडी हाट सीट को अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, कुमाऊं में आता है जहां से खुद हरीश रावत आते हैं पिथौरागढ़ में, उस लिहाज से वो काफी सुरक्षित सीट हरीश रावत के लिए मानी जा सकती है। हालांकि बीजेपी के कद्दावर नेता और इस समय कैबिनेट मिनिस्टर बिशन सिंह चुफाल 2002 से लगातार डीडी हाट से जीतते रहे हैं, उनका एक वहां पर वर्चस्व है। लेकिन हरीश रावत को लगता है कि बिशन सिंह चुफाल के प्रति अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी उसका भी फायदा होगा। उसके अलावा बिशन सिंह चुफाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच डीडी हाट सीट को लेकर तनातनी रही है। मनु, आप जानती है कि बीच में ये र्यूमर भी आई थी, एक किस्म से राजनीतिक हलकों में ये खबर थी कि मुख्यमंत्री धामी खटीमा छोड़ करके डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि डीडी हाट में उनका पैतृक गांव है। वहां पर 7,000 से ज्यादा धामी वोट भी है, यानी धामी कास्ट का वोट भी है। तो ऐसे में हरीश रावत उस सीट पर जाना चाहते हैं जो उनके लिए सेफ भी हो, जहां से वो मैसेज भी दे सकें, और खास तौर पर कुमाऊं की सीटों को वो मैक्सिमम अपनी झोली में लाना चाहते हैं, क्योंकि कुमाऊं की सीटें मैक्सिमम उनकी झोली में आएंगी मनु, तो हरीश रावत का कल मुख्यमंत्री पद पर जो दावा है वो बहुत मजबूत होगा। बिल्कुल ज्योत्सना, यहाँ पर चुनौती कम नहीं है हरीश रावत के लिए। वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि उनके विरोधी ना सिर्फ दूसरी पार्टी में है बल्कि उनकी अपनी पार्टी में है, और इसीलिए वो पत्ते खोलने से बच रहे हैं। उधर अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी।
खबर है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि किशोर उपाध्याय गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। इस मसले पर बात करने के लिए एक बार फिर हम ज्योत्सना का रुख करते हैं। ज्योत्सना, किशोर उपाध्याय जो हैं वो कुल मिलाकर बागी तेवर तो कई दिनों से दिखा रहे थे। आखिरकार उनका पत्ता कटने के पीछे यही माना जाए कि कभी उनकी बीजेपी की खबरें थी, कभी यूकेडी की खबरें थी, क्या कारण रहे? ज्योत्सना का हम रुख करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि किशोर उपाध्याय को सभी जिम्मेदारियों से कांग्रेस के अंदर मुक्त कर दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं किशोर उपाध्याय। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय थे। एक बार फिर हम ज्योत्सना का रुख करते हैं। ज्योत्सना, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मनु, आप अपना सवाल दोहराएंगे। ज्योत्सना, आखिरकार क्या कारण रहे कि किशोर उपाध्याय को सभी जिम्मेदारियों से कांग्रेस ने मुक्त कर दिया है? देखिए, काफी लंबे समय से किशोर उपाध्याय कहीं ना कहीं पार्टी में साइडलाइन थे। हालांकि उनको कई कमेटियों में रखा गया था, समन्वय कमेटी का उनको इंचार्ज भी बनाया गया था। और किशोर उपाध्याय अपनी बात को हमेशा मीडिया के माध्यम से कहते रहे हैं। अभी हाल में ही 2 प्रकरण हुए थे जिसको लेकर के हाईकमान काफी एक्टिव हुआ था। एक तो था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से उनकी लखनऊ में मुलाकात हुई थी। और उसके बाद लगभग 1 हफ्ते पहले किशोर उपाध्याय देर रात बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार के आवास पर उनसे मिलने गए थे। हालांकि उन्होंने बाद में मीडिया को कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से एक सफाई आई थी कि वो वन अधिकार को लेकर के लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जितने भी प्रमुख लोग हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं। और उनकी ये मुलाकात उसी क्रम में थी कि वो चाहते हैं कि हर राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में वन अधिकार को लेकर के जरूर लिखे कि किस तरीके से यहाँ के राज्यवासियों को वनों में अधिकार मिल सके। लेकिन उनकी ये प्ली कहीं नहीं मानी गई। और किशोर उपाध्याय लगातार इस बात को लेकर भी मुकर रहे हैं कि हरीश रावत को लेकर उन्होंने कई बयान दिए कि उनके साथ किस तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद उनको सहयोग नहीं किया गया। वो अध्यक्ष थे तो उन्हें हराने के लिए सहसपुर सीट से लड़ाया गया। उनके अगेंस्ट कांग्रेस के ही लोगों ने बागी लोगों को उतारा। तो ये सारी चीजें थी जो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां करते रहते थे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किशोर उपाध्याय गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। और देवेंद्र यादव को भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफी करीबी माना जाता है, जो प्रदेश प्रभारी है। और उन्होंने जो पत्र जारी किया है वो हाई कमान की अनुमति से ही किया होगा। तो कहीं ना कहीं किशोर उपाध्याय को मैसेज दिया गया है कि अगर आप बीजेपी से नजदीकियां बना रहे हैं, वहां जाने की इच्छा रखते हैं, तो हम आपको पहले ही साइडलाइन कर देते हैं। और दूसरा एक मैसेज है कि अगर कांग्रेस में कुछ और लोग कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो किशोर उपाध्याय पर अगर एक्शन हो सकता है तो वो भी नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर बागियों को भी मैसेज देने की कोशिश किशोर उपाध्याय के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर किशोर उपाध्याय को एक तरीके से उन पर गाज गिरी है। अब देखना होगा अगला उनका कदम क्या होगा। हमारे लिए वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के दावेदारों के नामों को लेकर मंथन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी में लोकतंत्र है और इसीलिए सभी की राय को अहमियत दी जाती है। ग्राउंड लेवल के पदाधिकारियों को भी बैठक में इसीलिए बुलाया गया है। साथ ही जल्द ही बीजेपी पर्यवेक्षकों और फीडबैक के आधार पर पैनल बनाकर हाईकमान को रिपोर्ट भेज देगी। आज सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष जितने भी रहे, पूर्व विधायक, उन सबसे भी जिलों के बारे में पूरी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। विधानसभा के हिसाब से, जिले के माहौल के हिसाब से क्या स्थिति है, क्या और अच्छा हो सकता है, संगठन के लिए क्या मजबूती करनी है, क्या क्या और काम करना है, चुनाव की दृष्टि से कैसे करना है, हमें जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करना है। सबके अच्छे सुझाव आ रहे हैं और उन सुझाव के आधार पर ही हम लोग आगे काम करेंगे। चलने वाली पार्टी है और हमारी पार्टी में कार्यकर्ता हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जिला स्तर पर काम करने वाले हैं, उन सभी ने अपने अपनी राय दी है और उनकी राय के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने पर्यवेक्षक भी भेजे थे हर जिले में, पैरेलल ये भी व्यवस्था की गई, क्यों? नहीं, वो हमारे मंडल स्तर की थी और ये जिले स्तर की कार्यकर्ता थी। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर उलझनें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ सिटिंग विधायक टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्ता की वापसी की उम्मीद के लिए टिकट के दावेदारों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। सिटिंग विधायक का टिकट कटने पर बगावत का डर भी है। नए लोगों को टिकट नहीं दिए जाते तो समर्थन नहीं मिलने का डर बना हुआ है। ऐसे में पार्टी कार्यालय में जमावड़ा लगा रहता है। इस मौके पर सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने दावेदारों से बातचीत की है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़ा हूं। मेरे सामाजिक बहुत सारे काम हैं, तो मैंने मजबूत दावेदारी करी है गंगोत्री विधानसभा से। तो मुझे लगता है कि पार्टी मेरे पे विचार करेगी और गंगोत्री जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। देखिए, मैंने अपने विषय को संगठन के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष, प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखा है और चूंकि पार्टी ने 2012 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया था और किंतु थोड़े से अंतर से मैं विजय हासिल नहीं कर पाया, असफलता हाथ लगी और मन में ये रहता ही है कि जब कहीं असफल हो आदमी तो वो सफलता की। अनुगत 25 साल जो है जन जन की सेवा कर रखी है। तमाम सामाजिक दायित्व, बहुत बड़े बड़े सामाजिक दायित्वों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से किया है। एक क्षेत्र में जो अशांति का माहौल था, वहां पर मैंने बहुत सारी ऐसे सामाजिक काम किए कि जो कि चौकटिया में का एक इतिहास है कि डॉक्टर विनोद छिमाल जो है वहां का एक प्रतिनिधि वहां की क्षेत्र की जनता चाहती है। जन जन की यही पुकार, डॉक्टर विनोद छिमाल अब की बार वहां की जनता ये कहती है। उत्तराखंड चुनाव में इस बार काफी संख्या में महिलाएं भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने तो यूपी में 40% महिलाओं की बात कहकर एक नई उम्मीद जगा दी है। महिला कांग्रेस ने उत्तराखंड में 12 टिकट मांगे हैं, जबकि 70 महिलाओं ने आवेदन किया है। दूसरी तरफ बीजेपी में भी महिलाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। बीजेपी का यहां तक कहना है कि उनकी पार्टी ने ही महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया। बहुत सी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई गई हैं। ऐसे में उम्मीद की जाने लगी है कि बीजेपी इस बार महिलाओं को पहले से ज्यादा टिकट देगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी वानती जी, तो ऐसे कुछ नाम जो अच्छे नाम हैं, प्रोबेबल नाम हैं, हम यहाँ से भी भेजेंगे और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हिस्सा मिले। लेकिन उसमें मुद्दा एक ही रहेगा कि जिताऊ कैंडिडेट हो और अच्छी स्ट्रांग कैंडिडेट हो, वही लड़ेंगे। क्योंकि आखिरकार एक ही हमारा मकसद होता है कि हमारी सरकार बने और सरकार तभी बनेगी जब हमारे विधायक जीत कर आएंगे। कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता निरंतर पार्टी के लिए और समाज के लिए काम करता रहता है। अपनी बात अपने नेतृत्व तक पहुंचाना हम लोगों का अधिकार भी है। तो अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम हमारे जितने भी नेता हैं उन तक हमने पहुंचाई है। बाकी उनका काम है वो क्या करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं और दलितों की हितैषी है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जनरल सीट से पार्षद भी लड़ाया था और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भारतीय जनता पार्टी 20 राजपुर रोड विधानसभा से महिला को
चुनाव टिकट देगी, क्योंकि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि कोई भी अगर चुनाव पार्टी जातिगत समीकरण भी देखती है, सारी स्थितियां देखती है। यहाँ पर वाल्मीकि वोट 22 वाल्मीकि बस्तियां हैं और वाल्मीकि वोट यहाँ पर 35 से 40 हजार के बीच में है, प्लस पंजाबी और बनिया वोटर हैं यहाँ पर। चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस।